साल 2020 जहाँ की पूरा भारत कोरोना से जूझ रहा था, वहीं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अभियान लेके आते हैं, आत्मनिर्भर भारत। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों कि ये शब्द भारत में सालों पहले क्रांति ला चुका है। जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं, शायद इनमें से आप में से कुछ लोग जानते हैं और कुछ नहीं भी। वो शख्स जो कि पूरे भारत में तूफान की तरह फैला, लेकिन तूफान को एक दिन थम जाना होता है। हम बात कर रहे हैं राजीव दीक्षित जी के बारे में। तो चलिए आज मैं आपको पूरी राजीव दीक्षित जी के पूरी जीवनी के बारे में बताती हूँ। राजीव दीक्षित जी का जन्म 1967 उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले में हुआ। बचपन से ही राजीव दीक्षित जी को पढ़ने का बहुत शौक था। जहाँ पे अन्य बच्चे जो कि खेल कूद में ध्यान देते थे, वहीं पे राजीव दीक्षित जी किताबों के शौकीन थे और वो अपनी पूरी पॉकेट मनी किताबों पे खर्च कर दिया करते थे। बाद में उन्होंने इलाहाबाद के ही एक कॉलेज में बीटेक की डिग्री प्राप्त की। राजीव दीक्षित जी का कहना था कि अपने पूरे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी के साथ भी उन्होंने 1 साल तक काम किया। उस समय एक घटना हुई जिसे हम भोपाल गैस कांड के नाम से जानते हैं। ये घटनाक्रम राजीव दीक्षित जी को पूरे देश के सामने ले जाता है, क्योंकि इस गैस कांड का कारण पूरा दोष विदेशी कंपनियों को डाल दिया जाता है। राजीव दीक्षित जी पूरा बयान, कई बड़े बयान देते हैं और उनका कहना है कि ये एक हादसा नहीं बल्कि सोची समझी एक परीक्षण था जो कि अमेरिका ने किया था। गैस कांड के बारे में जब ये नई बातें देश के सामने आई तो राजीव दीक्षित को पूरा देश जानने लगा था। के बाद राजीव दीक्षित ने विदेशी कंपनियों का खुल के विरोध किया। अब राजीव दीक्षित विदेशी कंपनियों के लिए सबसे बड़ा अवरोध बन चुके थे, जहां पर उन्होंने विदेशी कंपनियों के लिए काफ़ी बड़े सवाल पैदा किए। यहाँ तक कि जो कि अभी आप टीवी में देख रहे हो आयोडीन नमक के बारे में, तो आयोडीन के बारे में भी राजीव दीक्षित जी का कहना था कि ये विदेशों में बैन है और यहाँ पे हमें नमक के साथ आयोडीन दिया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने कम से कम लगभग 5000 विदेशी कंपनियों के लिए मोर्चा खड़ा कर दिया। विदेशी कंपनियां राजीव दीक्षित से पूरी तरह से परेशान थी। पूरे देश को पता है कि एक राजीव दीक्षित है जो कि स्वदेशी अपनाओ नारे को लेके आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे पे यहाँ पे कई लोगों का साथ राजीव दीक्षित जी को मिला। यहाँ पे राजीव दीक्षित जी ने कई बार धरने भी दिए और खुलकर विरोध किया। जब एक बार उन्होंने एयरपोर्ट पे जाके विदेशी कंपनियों का विरोध किया और नारे लगाए तो उनको दिल्ली के तिहाड़ जेल भी जाना पड़ गया। वहाँ भी उनका विरोध नहीं थमा। उन्होंने जब वो अंदर जा रहे थे तो देखा कि सभी की जांच कपड़े उतार के की जा रही है। उन्होंने पूछा ये कानून कब लागू हुआ, तो वहाँ पे जो ड्यूटी पे थे उन्होंने कहा ये तो अंग्रेज़ों का कानून है कि सबके कपड़े उतार के चेकिंग की जाए। वहाँ भी राजीव दीक्षित जी ने इसका विरोध किया और कहा अब ये अंग्रेज़ चले गए, भारतीयों के ऊपर इतना जुल्म कर रहे हो, क्यों उनको शर्मिंदगी महसूस करवा रहे हो। और वहाँ भी उन्होंने इसको बंद करवाया। यहाँ पे सरकार विदेशी कंपनियों को बुलाने के लिए नए नए ऑफर दे रही थी, वहीं पे राजीव दीक्षित जी इनके विरोध में थे, तो सरकार भी राजीव दीक्षित जी के विरोध में थी। और उसी टाइम एक और शख्स थे जो कि स्वदेशी अपनाओ के अभियान से जुड़ चुके थे, उनका नाम था बाबा रामदेव। ऐसे में बाबा रामदेव और राजीव दीक्षित जी की जब मुलाकात हुई तो दोनों एक ही साथ तरीके से स्वदेशी अपनाओ अभियान में जुड़ गए। ऐसे में बाबा रामदेव ने भारत स्वाभिमान की ट्रस्ट की नींव रखी, जिसका अध्यक्ष उन्होंने राजीव दीक्षित जी को नियुक्त किया। कहा जाता है कि जब ये राजीव दीक्षित जी को भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के अध्यक्ष चुना गया तो काफ़ी लोग इसके विरोध में थे, लेकिन देखते ही देखते राजीव दीक्षित जी काफ़ी पॉपुलर हो गए। उनके कई भाषण टीवी में भी आने लगे और वो टीवी में भी काफ़ी पॉपुलर हो गए क्योंकि वो बहुत ही अच्छा भाषण देते थे। संपूर्ण देश में उनके भाषण और उनके वीडियोज़
टीवी चैनल सब पे राजीव जी काफ़ी पॉपुलर होने लगे। और इसी दौरान वो एक दौरे पे निकलते हैं, छत्तीसगढ़ के दौरे पे, जहाँ पे 28 नवंबर को बिलासपुर का दौरा वो पूरा करते हैं। 29 नवंबर को आचार्य दया सागर जी के साथ वापस लौट रहे होते हैं, लेकिन अचानक से जब वो लौट रहे होते हैं तो गाड़ी में ही आचार्य दया सागर जी देखते हैं कि राजीव दीक्षित जी पूरे पसीने में लथपथ हो चुके हैं और उनकी सांसें फूल रही है। वहाँ पे आचार्य दया सागर जी घबरा जाते हैं और वहाँ नज़दीक ही एक आश्रम में उनको ले जाया जाता है। आश्रम में ले जाते ही राजीव दीक्षित जी सीधे बाथरूम में जाते हैं और कम से कम 1 घंटा वो वापस नहीं आते। तो इससे आचार्य दया सागर जी घबरा जाते हैं और कुछ लोगों को इकट्ठा करके गेट को तोड़ दिया जाता है। वहाँ देखते हैं कि फर्श पे राजीव दीक्षित जी बेहोश पड़े होते हैं और पूरा शरीर उनका पसीने से लथपथ है। उनको कुछ लोग उठा के बिस्तर पे लेटाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। वहाँ पे राजीव दीक्षित जी को थोड़ा होश आता है और वो सही उनको लगने लगता है, लेकिन वो आसपास के उनके अनुयायी नहीं मानते हैं और उनको कहते हैं कि आप अपना इलाज कराओ, और पास ही के एक अपोलो हॉस्पिटल में उनको एडमिट करा दिया जाता है। इन सब चीज़ों के बाद इनका अपोलो अस्पताल में इलाज शुरू होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ समय बाद ही कहा जाता है कि इनको दिल्ली रेफ़र कर दिया जाता है कि इनकी हालत नाजुक है और इनको दिल्ली ले जाने की तैयारी होती है कि कल सुबह इनको दिल्ली ले जाया जाएगा। लेकिन रात के 1-2 बजे डॉक्टर ये खबर देते हैं कि राजीव दीक्षित जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका दिल का दौरा आने से राजीव दीक्षित जी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, और ये खबर सभी को हैरान कर देती है। लेकिन राजीव दीक्षित जी के मौत के बाद भी उनकी मौत पे काफ़ी सवाल खड़े हो जाते हैं। उनके मौत के बाद उनका शव अलीगढ़ उनके घर नहीं ले जाने के बजाय हरिद्वार ले जाया जाता है, जहाँ पे उनके परिवार और चाहने वालों को बुलाया जाता है। पूरा भारत इस 30 नवंबर के दिन को कभी नहीं भूलने वाला था, क्योंकि उस दिन उन्होंने राजीव दीक्षित जी को खो दिया था। लेकिन अंतिम संस्कार का टाइम कुछ लोग इनको के शव को देख के प्रश्न चिन्ह खड़े कर देते हैं, क्योंकि राजीव दीक्षित जी एक गोरे चिट्ठे आदमी थे और उनका शरीर बेहद गोरा था, लेकिन वो मृत्यु के बाद उनका शरीर नीला कैसे पड़ गया, कैसे उनके होंठ नीले पड़ गए। तो यहाँ पे कुछ उनके चाहने वाले वो कहते हैं कि इनका पोस्टमार्टम कराया जाए। पोस्टमार्टम, लेकिन कई लोग इसके विरोध में भी होते हैं, जिनमें से एक नाम होता है बाबा रामदेव का भी, कि पोस्टमार्टम नहीं करना। ऐसे में उनका अंतिम संस्कार बिना पोस्टमार्टम के ही कर दिया जाता है। ऐसे में यहाँ पे आज भी ये सवाल है कि राजीव दीक्षित जी का दिल का दौरा पड़ने से अगर मृत्यु हुई है तो उनका शरीर नीला कैसे पड़ा, और अगर नीला शरीर भी है तो उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया। तो ये सवाल आज भी कई लोगों के, उनके चाहने वालों के ज़हन में है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? आप राजीव दीक्षित जी के जीवन से कितने प्रेरित होते हैं, और आप उनके स्वदेशी अपनाओ से क्या सीख लेते हैं? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्त।